जय गुरु जी। गुरु जी जय के गुरु जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दियो दिखाए। हमारे केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि गुरु ही गोविंद हैं, गुरु जी ही हमारे महाशिव हैं। और बहुत कृपा है हम सब पे, सारी संगत पे, जो गुरु जी से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे पहले मैंने सत्संग शेयर किया है, मैं किस तरह से अपने मामा जी जोशी अंकल, कर्नल जोशी के थ्रू गुरु जी से जुड़ा था। आज जब अभी 9:30 पौने 10 बजे मैसेज आया कि सत्संग करना है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सा सत्संग शेयर करूं। जैसे अभी सभी सत्संगों में हम सुनते हैं कि बहुत सारे सत्संग हैं, तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं शुरू करूंगा उन सत्संग से जो मेरे पर्सनली मेरे सबसे करीब हैं। तो गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 2-3-4 साल हो गए थे। गुरुजी में फेथ आने में थोड़ा समय लगा था, शुरू के 2 साल में जानते हुए भी नहीं गया था, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ था कि गुरुजी में आस्था तुरंत आ गई थी। मेरी तब नई नई जॉब लगी थी, 2-3 साल हुए थे जॉब करते हुए, और मेरा ट्रांसफर हुआ था। पहले मैं जयपुर में कर रहा था काम, और जयपुर से मेरा ट्रांसफर हुआ था गुड़गांव से जस्ट 30-40 किलोमीटर दूर रेवाड़ी करके एक जगह है, वहां पे। तो रेवाड़ी ज्वाइन करने से पहले मैं दिल्ली आया था, जहां उस समय मेरे मामा जी रह रहे थे छुट्टी में, 1 आध हफ्ते 10 दिन के लिए। और 10th जून का दिन था। हम लोग शाम को गुरु जी के यहाँ जा रहे थे, गुरु जी के यहाँ गए, और जैसा गुरु जी के दरबार में होता था, पहले लंगर हुआ, उसके बाद हम सब लोग बैठ जाते थे जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देते थे। तो रात को 12:30-1 बजे गुरु जी ने बुलाया, अपने चरण दबाने की सेवा दी। तो मैं उनके राइट लेग को प्रेस कर रहा था, फिर उन्होंने बुलाया। जया जो मेरी वाइफ है, अभी उस समय नहीं थी, उनको कहा लेफ्ट लेग प्रेस करने को, और थोड़ी देर में बोला ब्याह कर लो। तो इस तरह गुरुजी ने 10 मिनट के अंदर हम लोगों की हमारी शादी करवा दी। तो खैर शादी तो मतलब ठीक है, उस दिन फिक्स हो गई, गुरुजी के हिसाब से शादी थोड़े देर बाद में हुई। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मैं मामा के यहाँ ही था, तो दिन में 2 बजे फोन आया कि गुरुजी आ रहे हैं घर में। तो गुरुजी घर में अंदर नहीं आए, नीचे आए। उन्होंने हुक्म दिया कि कुछ उन्हें ना पीने के लिए चाहिए था। तो फटाफट एक कोका कोला में काला नमक और नींबू डाल करके मेरी जो मामी है उन्होंने मुझे दिया कि गुरुजी नीचे हैं, उनको ये ले जाओ उनके लिए। तो मैं गया, उन्होंने 2-4 घूंट पी और फिर उन्होंने कहा ले पी ले। क्या कर रहा है? मैंने कहा, मतलब मैं पंजाबी तो बोल नहीं सकता हूँ, बट वो पंजाबी उसमें बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहा है तू। मैंने कहा जी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बोले चलो, साथ में चलने को उनका हुक्म हुआ, आदेश हुआ। तो मैं उनका जो बचा हुआ वो कोका कोला था वो लेकर के वापस आया, और मैंने मामी से कहा कि भाई ये गुरुजी ने पिया, और फिर कहा पी जा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जब पी जा कहा तो तू पूछ क्या रहा है, भाई पी जाओ। तो गुरुजी से वो जो अमृत था वो सबने थोड़ा थोड़ा पिया, और फिर मैं गुरुजी के साथ छोटे मंदिर चला गया। ये सत्संग मैं दोबारा दोबारा या जितनी दफे करता हूँ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि वो उस दिन 11 जून को जो 6 घंटे मुझे गुरुजी के साथ, 6-7 घंटे 8 घंटे मिले थे अकेले, वो नॉन संगत डे था उस दिन। वो भुलाए नहीं भूलते। उन्होंने फिर कंटिन्यूअस मुझे अपनी चरण सेवा दी, और वो समय कहाँ मेरे जीवन में गया, कहाँ क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जो दैट फीलिंग ऑफ ब्लिस जो गुरुजी के चरण थे, वो इतने सॉफ्ट, इतने शीतल, मतलब अब जो हिंदी में शब्द है शीतल, उसका जो अर्थ है वो गुरुजी के वो चरणों को दबाने के टाइम पे जो फीलिंग थी, मैं उसके अलावा और किसी चीज से रिलेट नहीं कर पाता हूँ। यू नो,
बहुत ही विचित्र सा था। क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, आई एम टोटली ब्लैंक। बट वो जो समय था, इट वॉज लाइक इटर्नल ब्लिस। एकदम जिसे कहते हैं ना, नैसर्गिक आनंद का समय था वो। और फिर जैसे मेरे मामा की दिनचर्या रहती थी, शाम को वो अपने ऑफिस से 7-8 बजे आए। उन्हें शायद खबर मिल गई थी कि मैं गुरुजी के यहाँ पे हूँ। फिर हम रात को बैठे रहे काफी देर तक, 9-10 बजे तक। तब हम लौटे। उस समय की एक चीज मुझे जरूर याद है, मैंने तब तक रेवाड़ी जो अपना ऑफिस है वो ज्वाइन नहीं किया था। तो गुरुजी उस समय जब मैं उनके साथ में था अकेले ही, तब उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया क्या करता है, कहाँ है, क्या है। तो मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे है और मैं अभी रेवाड़ी ट्रांसफर हुआ हूँ और ज्वाइन करना है, मैं अगले हफ्ते ज्वाइन करूंगा। तो गुरुजी ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, रेवाड़ी से और जो नेशनल हाईवे 8 है उस पे एक गांव पड़ता है बावल। तो रेवाड़ी से जो बावल का रास्ता है उस पे तुम्हारा ऑफिस है। और जब रेवाड़ी से तुम बावल जाओगे तो राइट हैंड साइड पे ऑफिस है। और जब ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एंटर करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स में 4-5 बिल्डिंग्स हैं। लेकिन तुम्हें जो रूम दिया जाएगा वो एंटर करने के बाद ही राइट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे दिया जाएगा। जब तुम उस कमरे का दरवाजा खोलोगे तो सामने एक बेल होगी, देयर विल बी अ क्रीपर आउटसाइड। तो मैंने ये सब सुना और बात आई गई हो गई। उसके बाद मैं वापस जयपुर गया अपना सामान वामान शिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हफ्ता भर बाद रेवाड़ी में मैंने ज्वाइन किया। अब उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो जैसा किसी भी नए पॉइंट पे अगर आप ज्वाइन करते हो ट्रांसफर के बाद में, तो सब डिपार्टमेंट में एक्सपोजर के लिए कुछ कुछ समय, आधा हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, हर डिपार्टमेंट में मेरे को कहा कि आप जाकर के देख लो बिफोर अ पर्टिकुलर जॉब इज असाइन टू यू। आपको कोई काम, मतलब स्पेसिफिक काम देने से पहले। तो ये होते होते 1.5 महीना हो गया। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी, मेरे को कोई ऑफिस अलॉट नहीं किया गया था। तब तक मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट एक एक हफ्ते, 2-2 हफ्ते देख रहा था। फेमिलियराइजेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा था। लगभग 2 महीने बाद में जो मेरा बॉस है उसने अपने रूम में बुलाया, मुझे चाबी दी और उसने बोला जाओ वो एसएनडी ब्लॉक में जाकर के, ये रूम है, ये तुम्हारा, ये रहेगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। मुझे अभी कुछ याद नहीं है गुरुजी ने मुझे क्या बताया था, क्या नहीं बताया था। मैं जब एसएनडी ब्लॉक में गया और वो दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला सामने वो बेल दिखी, वो क्रीपर। एंड सडनली एवरीथिंग केम बैक टू मी कि गुरुजी ने बताया था। एंड देन आई रिलेटेड, हाँ, रेवाड़ी से बावल जाते वक्त राइट हैंड साइड पे ये पूरा का पूरा प्लांट है। प्लांट में दरवाजे से अंदर घुसने पे जिस बिल्डिंग में मुझे कमरा अलॉट किया गया है वो राइट हैंड साइड पे है। ग्राउंड फ्लोर पे कमरा अलॉट हुआ है और दरवाजा खुलते ही सामने बेल है, क्रीपर है। तो गुरुजी सब जगह हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वकालीन हैं और सार्वभौमिक हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनी पोटेंट सब हैं। ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये इस चीज को केवल अंडरलाइन कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु महाशिव जो हैं वो किसी भी डेफिनेशन से परे हैं। ऐसे ही कुछ समय चलता रहा। वो समय मेरा बहुत अच्छा था इन द सेंस कि उस समय गुरुजी से मेरा जुड़ाव इतना अधिक था कि मैं अपना काम करते करते भी, प्लांट में अपनी ड्यूटी करते करते भी मेरे दिमाग में गुरुजी ही का ही सिमरन चलता रहता था। तो ऐसे में मैं रेवाड़ी से जब अक्सर दिल्ली कभी आ जाता था तो मामा जी के यहाँ आते थे, उनके साथ में गुरुजी के यहाँ चले जाते थे। गुरुजी की उन पे काफी कृपा थी। तो इवन नॉन संगत डेज पे उनका जाना होता था। मैं और मेरा कजन जीतू, जो जिसको लाइट ऑफ डिविनिटी की सेवा मिली बाद में, हम उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ चले जाते थे। और कुछ ऐसा पुण्य प्रसाद था कि नॉन संगत डेज पे भी एंट्री मिल जाती थी। तो दो ऐसे संस्मरण हैं जो भुलाए नहीं भूलते। एक दफे मुझे रेवाड़ी में ही रात को सपना आया कि मेरे मामा मामी गुरुजी की सेवा कर रहे हैं और
जिसे कहते हैं ना गर्म पानी से कभी कभी हम लोग पाँव में सेक करते हैं, तो वो गुरुजी ने मंगाया। और अचानक मैंने देखा कि जिस बाल्टी में, जिस बकेट में पानी आ रहा है, उससे बहुत तेज भाप उठ रही है और मुझे लग रहा है ये पानी तो खौलता हुआ है। और मैं एकदम से अपनी मामी को बोल रहा हूँ कि अरे ये तो उबल रहा है पानी, पाँव जल जाएगा, मत करो। और ये कह करके मेरी नींद खुल गई। और फिर बाद में मैं ये सपना भूल गया। 15-20 दिन या 1 महीने बाद में मेरा दिल्ली जाना हुआ, और ऐसे ही शाम को गुरुजी के मंदिर गए। मामा, मामी, मैं और जीतू, नॉन संगत डे था। गुरुजी एम्पायर स्टेट के हॉल में जमीन में एक जो कारपेट, रेड कारपेट था, अगर जो लोग पहले गए हुए हैं उन्हें ध्यान होगा, उस पे एक चादर बिछा करके ना अपने कैजुअल्स में लेटे हुए थे। और जब वो कल्याण करते थे तो अपने शरीर पे लेते थे, ये हमने हर सत्संग में सुना है। तो उनको भी थोड़ा पेन, कुछ इश्यूज रहते थे, तो उन्होंने कहा अरे मेरे को पाँव का सेक करना है, ये है वो है। और थोड़ी देर में मामी जो है वो पानी लेकर के आ गई। मैं और जीतू गुरुजी को देख रहे हैं। और फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पानी में पाँव डाले और बोलते हैं ये भी कोई पानी है? पानी तो ऐसा होना चाहिए कि इतना तेज गर्म होना चाहिए कि जलते हुए पानी में पाँव डालो तो पाँव जल जाए, खौलता हुआ पानी होना चाहिए। एंड सडनली इट अगेन कम्स बैक टू मी कि अरे ये सपना तो मैंने देखा था जिसमें मैं कह रहा हूँ कि अरे ये तो उबलता हुआ पानी है, पानी पाँव जल जाएंगे। और गुरुजी मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो अगेन ही डज नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू अस, बट जस्ट अ पॉइंट कि जो कॉस्मिक लिंक है, जो 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 जुड़ाव है गुरुजी का अपने भक्तों से, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक और दफे नॉन संगत डे पे हम बैठे हुए थे, और उस दिन मैंने जीतू से कहा कि देखो, मतलब कुछ संगत कितनी सौभाग्यशाली है कि गुरुजी कभी उन्हें अपना चोला दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। ऐसा भी कभी दिन होगा, क्योंकि देखिए अभी मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। मन से जुड़े हुए तो शायद 6-8 महीने ही हुए थे। हाँ, उनसे मिले हुए मुझे 3-4 साल हो गए थे। जब उन्होंने एंट्री दे दी थी उसमें तो समय हो गया था 3-4 साल का, बट मन से जुड़े हुए 6 महीने के आसपास में हुए होंगे। तो मैंने उसे कहा ऐसा कभी होगा जब गुरुजी जो हैं कहें हमें भी कुछ देंगे। तो इधर मैंने ये चीज जीतू से कही, उधर गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपने मोजे उतारे और अपने पेयर ऑफ सॉक्स जो है मुझे दे दिए कि ले ले जा। तो क्या कहा जाए इस चीज पे। ऐसे ही वो, ये तो तब था जब हम सामने थे। कुछ समय बाद मुझे मामा जी के यहाँ से का फोन आया कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए लोअर दिया है एक। तो आप देखिए, सामने हैं तब भी कृपा और नजरों से दूर हैं तब भी कृपा। ये मतलब जितना इसका शुक्राना करें, धन्यवाद करें, कम है। फिर एक दफे क्या हुआ कि मामा जी का मैसेज गया मेरी मदर को, जो जयपुर में रहती थी, कि गुरुजी को कौड़तुम्बे चाहिए। अब कौड़तुम्बे क्या होते हैं? एक जंगली फल है जो नॉर्मली वैद्य लोग ही जिसे हैंडल कर सकते हैं, और उससे जो है कुछ औषधि बनाई जाती है। लेकिन उसकी तासीर जो है वो इतना कड़वा होता है कि जो उसे हैंडल कर रहा है उसकी जबान भी कड़वी हो जाती है। मतलब इतनी उसकी तासीर ऐसी होती है। और वो पाया जाता है ड्राई डेजर्ट टाइप ऑफ एरियाज में। तो क्योंकि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, तो शायद गुरुजी ने उनसे कहा कि अरे भाई तेरी बहन जयपुर रहती है, उससे बोल जो है कौड़तुम्बे भेजे। अब उन्होंने काफी पता कर लिया, कौड़तुम्बे तो नहीं मिले, लेकिन कौड़तुम्बे का जिसे कहते हैं जैसे वो आंवले की कैंडीज बना देते हैं, वैसे कुछ वैद्य लोग कौड़तुम्बे को सुखा देते थे। वो पंसारी की दुकान पे कुछ मिल पाए। तो पता चला कि वो लेकर के भिजवाए तो जा रहे हैं, बट विल नॉट सर्व द पर्पस, क्योंकि गुरुजी को ताजा फल रूपी कौड़तुम्बे चाहिए। अब माय मदर रियलाइज कि भाई रेवाड़ी इज ऑल्सो ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान, और वो भी ड्राई एरिया है। तो रात को, उस समय तो मोबाइल होते नहीं थे, तो
रात को हम लोग फोन पे बात करते थे, एसटीडी जब बिल विल थोड़ा कम होता था तो बात हुई, तो मेरी मदर ने कहा भाई तुम भी अपने यहाँ पे देखो क्या है क्या नहीं है। मेरा जो प्लांट जो ऑफिस था वो सुबह 8 बजे चालू हो जाता था, तो नेक्स्ट डे जब मैं 8 बजे गया तो मैंने सोचा जो लोकल लोग हैं उनसे बात करता हूँ। तो जो प्लांट का जो कॉन्ट्रैक्टर था जो लेबर सप्लाई करता था, मैंने उसे बुलाया और मैं उसे एक्सप्लेन करने लग गया कि भाई देखो ऐसा एक ना फल होता है संतरे के आकार का, और वो येलो और ग्रीनिश कलर का होता है, स्ट्राइप्ड होता है, वो येलो स्ट्राइप, ग्रीन स्ट्राइप, फिर येलो स्ट्राइप ऐसे होता है। तो वो चाहिए, मिल सकता है क्या? तो जब गुरुजी ने ये हुक्म दिया था तो गुरुजी से पूछा गया था भाई कितना मंगाना है, तो गुरुजी ने कहा था कट्टे के कट्टे ले आई। कट्टा मतलब बोरा भर करके। तो मैं जब इस व्यक्ति को डिटेल कर रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज चाहिए, तो वो बोला अच्छा जी 1 मिनट, वो बाहर गया और एक वो फल लेकर के आ गया। एंड जस्ट बाय सीइंग इट आई रियलाइज कि ये तो वही चीज है जो गुरुजी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है भाई, कितने ला सकते हो? एंड ही टेल्स मी कि आपको कितने कट्टे चाहिए, आपको कितने बोरे चाहिए। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद में, जिसे कहते हैं ना, हमारी सप्लाई चेन चल पड़ी। मैं वहां से बोरे वोरे भर करके जो है, जो पेट्रोल डीजल का ट्रक निकलता था वहां से उसमें डाल देता था, वो एक पेट्रोल पंप पे उतर जाता था गुड़गांव में। मेरे मामा जो है वो वहां से कलेक्ट कर लेते थे। फिर जब वो सप्लाई खत्म हो जाती थी फिर फोन आ जाता था, फिर निकल जाता था। तो ऐसे गुरुजी ने जो बख्शा हमें, वो उसका शुक्राना नहीं किया जा सकता। उसके बाद मेरा ट्रांसफर वापस जयपुर हो गया, और अब भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब मैं रियलाइज करता हूँ कि महासमाधि से 7 महीने पहले उन्होंने मुझे हर महीने बुलाया, और बड़ा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता था कि भिजवाना नहीं है, लेकर के आना है। और 31 मई से पहले भी 3 या 4 दिन पहले 27 या 28 मई को भी मुझे मतलब अच्छी तरह से आंख के सामने वो याद आ जाता है। लंगर खत्म होने के बाद में गुरुजी पीठ टिका करके बैठे हुए हैं दीवार पे, एक साइड पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो उनका जो प्रेम था और है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर ऐसा हुआ जब हम जयपुर गए तो हम मतलब वे फैमिली शुरू करना चाहते थे, कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो हमारे आपस में झगड़े वगड़े भी हो रहे थे। तो खैर हम जो है सितंबर के महीने में, मेरी वाइफ हरिद्वार से हैं, तो हमने कहा चलो कुछ दिन हम हरिद्वार जाते हैं 2-4 दिन घूमने के लिए। और गुरुजी के पास भी गए। गुरुजी के पास गए तो अगेन सत्संग मतलब संगत के बाद में रात को गुरुजी ने देर तक बिठाए रखा, मेरे ख्याल से रात को 2-3 बजे तक हम बैठे थे, और बहुत कम लोग थे। मैं, मेरी वाइफ, मेरे मामा जी, एक एम्स के डॉक्टर थे वो, और मेरी मदर, और एक अंकल और थे, शायद राहुल अंकल थे। 4-5 लोग थे। और थोड़ी देर में फिर गुरुजी ने हम दोनों को सेवा दे दी कि मेरा पेट दबाओ, मेरा पाँव दबाओ, ऐसे कर करके, और जोर से दबा, जोर से दबा, ये हाथ में दम नहीं है, चोट लगा, ऐसे करके। फिर जो है गुरुजी ने जो सेवेदार हैं उनसे कहा कि दूध प्रसाद लेके आओ। फिर उन्होंने हमें दूध प्रसाद वगैरह दिया। उसके बाद कहा चलो भाई छुट्टी। और मेरी मामी को उन्होंने उस समय पे डुगरी भेजा हुआ था, तो अगले दिन उन्होंने फोन करके उनसे कहा कि जा, काम कर दिया उसका। हाँ। तो अब 10-15 दिन बाद में हम लोग वापस जयपुर आए, और जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। अब ड्यू डेट थी 4 जून। इंसिडेंटली 4 जून 2005, इंसिडेंटली 31 मई 2005 को मेरे मन में आया कि अरे हमेशा गुरुजी मंगाते हैं, अभी मैं कौड़तुम्बे लेकर के चलता हूँ। और मैंने क्या है एक ऑफिशियल टूर बनाया दिल्ली का, और मेरे जो बॉस थे मैंने उनसे कहा कि चलो चलते हैं, और आपको मैं गुरुजी के बारे में उन्हें भी बताया था, उनके दर्शन भी कराऊंगा। तो हम लोग निकले। मैंने रेवाड़ी में जो लड़का पहले हमेशा कौड़तुम्बे कलेक्ट करता था उससे कह दिया कौड़तुम्बे इकट्ठे कर ले। उसने कौड़तुम्बे इकट्ठे कर लिए। जयपुर से हम निकले, रेवाड़ी गए, रेवाड़ी में से कौड़तुम्बे लिए, और फिर दिल्ली में पहले अपनी मीटिंग करी डिफेंस कॉलोनी वगैरह में, और फिर लंच वंच के बाद में हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। वो शायद ट्यूसडे था, मेरे ख्याल से ट्यूसडे था। हाँ हाँ, ट्यूसडे था। हम पहुंचे तो वो नॉन संगत डे था।
तो छोटू भैया बाहर मिल गए, तो मुझे पता था नॉन संगत डे की अपनी मर्यादा होती है, तो मैंने उनसे कहा कि आप केवल ये कौड़तुम्बे लेके आया हूँ और गुरुजी को बस इतना कह देना कि भावेश आया था और कौड़तुम्बे लेकर के। तो गुरुजी इतने में किचन में ही आ गए और बोले हाँ भाई। मैंने कहा जी कौड़तुम्बे लाया हूँ। बोले अच्छा, तू तो मीटिंग करने आया है, मेरे से मिलने थोड़ी आया है। तो अब मैं क्या कहता मीटिंग तो मैं करने आया ही था, मतलब ऑफिस का काम बना करके आया था। फिर बोले अच्छा आजा। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे जो बॉस हैं वो भी बैठे हुए हैं गाड़ी में। बोले नहीं नहीं, उसे वहीं बैठे रहने दो, अभी बाद में तुम यहाँ से, हमारा प्लान ये था बस दर्शन करेंगे और फिर जयपुर। और मैं अपने वाइफ से कह के गया था शाम को 7-8 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा और खाना वाना साथ ही खाएंगे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, अभी कहीं नहीं जाना, तुम्हें वापस जाना है बड़े मंदिर, वहां तुम्हें सत्संग करना है वो जो तुम्हारा बॉस है उनके साथ में, और फिर तुम जाओगे। बट पहले उन्होंने कहा कि अच्छा ये कौड़तुम्बे लाया है। मैंने कहा हाँ जी। बोले इसमें से 9 अच्छे रिष्ट पुष्ट कौड़तुम्बे निकालो और उसकी चटनी बनाओ। और उन्होंने वो छोटू भैया को एक वो खरल होता है ना जिसमें कूट करके चटनी बनाते हैं, बोला इसको खरल देते। अब कौड़तुम्बे तो मैंने निकाल लिया, मैं एक हाथ में खरल को देखूं एक हाथ में कौड़तुम्बे को, तो गुरुजी खूब हंसे कि इससे नहीं होगा। तो वो छोटू भैया से कहा हाँ भाई तुम चटनी बनाओ। फिर उनसे कहा अच्छा ठीक है तुम बड़े मंदिर चले जाओ। तो मैं अपने बॉस को लेकर के बड़े मंदिर गया। वहां पे सिंगला अंकल और कुछ संगत और मिले। वहां पे हमारे को चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद मिला। और जो हम 4 बजे जयपुर निकलने वाले थे, 6-6:30 बजे तक हमने सत्संग किया और फिर हम निकले जयपुर। और मैं जयपुर घर पहुंचा रात को 12-1 बजे। और वाइफ को फिर मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। और मैंने कहा गुरुजी ने 9 कौड़तुम्बे निकलवाए हैं, नव दुर्गा, तो बेटी होगी। तो एक हफ्ते बाद जो है बेटी हुई। बेटी हुई तो हम चाहते थे कि गुरुजी नाम रखें। गुरुजी नाम रख नहीं रहे थे, मतलब रख नहीं रहे थे, मतलब उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है बताऊंगा बताऊंगा। ऐसा करते करते 6-7-8, लगभग 8-8.5 महीने निकल गए। और फिर जो डॉटर है वो बहुत बीमार हुई और उसे एक दिन हॉस्पिटलाइज किया। तो जिस दिन हॉस्पिटलाइज किया, शाम होते होते थोड़ी तबीयत ठीक हुई। और उस समय फिर मेरे मामा जी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि उसका नाम रखो गौरी। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमारी बेटी का नाम रखा। अब ऐसा होते होते फिर गुरुजी ने महासमाधि ले ली। महासमाधि ले ली तो जैसा नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में होता है कि भाई एक बच्चा अपने लिए लेकिन दूसरा बच्चा पहले वाले के साथ के लिए, तो भाई फैमिली फिर थोड़ा जाओ बढ़ाओ। उस समय मेरा ट्रांसफर आगरा हो गया था, 2009 की ये बात है। तो मेरी वाइफ ने कंसीव किया और कंसीव करने के 1 महीने में ही मिसकैरेज हो गया। और उससे जस्ट कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी। तो जन्माष्टमी में वो झूला वूला जैसे कृष्ण जी को बिठाते हैं वो सब हमने अपने मंदिर में बिठा रखा था। बेटी उस समय 4 साल की थी, वो कृष्ण जी को झूला झुला रखी थी। और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई देखो उस समय गुरुजी थे, जो भी हमारे इश्यूज थे गुरुजी की कृपा से सॉल्व हुए। और बेटी है हमारी बढ़िया, तो ठीक है अब हमारे को क्या करना है, अब गुरुजी तो है नहीं। तो उन्होंने कहा, मेरी वाइफ बोली कि भाई गुरुजी नहीं है तुम ये कैसे कह सकते हो, गुरुजी बिल्कुल हैं और गुरुजी चाहेंगे तो एक नहीं दो होंगे। और थोड़े समय बाद में जो है मतलब जनवरी फरवरी 2010 में उसने फिर से कंसीव किया। इंसिडेंटली तब मेरा जो है कंपनी नॉमिनेटेड एक एमबीए प्रोग्राम होता है उसमें सिलेक्शन हो गया था। अभी देखिए ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है। आप देखेंगे सत्संग और संगत के रहे हैं, एक कॉमन थ्रेड होता है। एक आकाश सेठी अंकल हैं, उनका भी नॉमिनेशन हुआ था कंपनी नॉमिनेटेड एमबीए में। जहां तक मुझे याद है नरेंद्र ढंड अंकल को भी गुरुजी ने कहा था एमबीए कर लो। तो मेरे को भी एक गुरुजी के मार्फत एमबीए का रास्ता दिखाया गया। और वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी और मैंने सोचा कि ठीक है मैं आगरा से इन्हें जयपुर शिफ्ट कर दूंगा जहाँ पे मदर वगैरह और बाकी फैमिली है हमारी, और मैं अपना हॉस्टल चला जाऊंगा। तो 2 अप्रैल को हमें शिफ्ट होना था। और जो डॉक्टर जिसको हमने इनिशियली कंसल्ट किया था उसने कहा था जाने से 3 दिन पहले आप एक दफे और आ जाना। तो 3 दिन 4 दिन पहले जो है डॉक्टर के पास गए, उसने सोनोग्राफी करी और वो बाहर आकर के बोलती है कि ये तो आपके तो ट्विंस हैं।
तो ये जो है ये गुरुजी की महिमा है, और ये विश्वास अटल रखने का एक वो है। देखिए, मैं जुड़ा था लेकिन मैं भी डिग रहा था। मैं भी गुरुजी के फिजिकल या शारीरिक स्वरूप को ही गुरुजी मान रहा था, लेकिन गुरुजी तो असीम हैं, अनश्वर हैं, मतलब वो तो हैं पर हमारे साथ हर क्षण हैं। तो गुरुजी की कृपा से बाद में मुझे ट्विन बॉयज एज अ ब्लेसिंग्स मिले। और गुरुजी की कृपा जो है वो नई और पुरानी संगत नहीं देखती, इसलिए एक सत्संग मैं और करूंगा और फिर वाइंड अप करूंगा। हमारा बाद में ट्रांसफर हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद में 2011 में सत्संग उस समय पे इतने तरीके से शायद कहीं भी शुरू नहीं हुए होंगे, गुड़गांव या नोएडा या एनसीआर वाले रीजन को छोड़ के शायद। तो मुझे याद है कि मेरे पास अहमदाबाद में कहीं से फोन आया कि कोई नई संगत जुड़े थे, और मेरे पास में लाइट ऑफ डिविनिटी की कॉपीज उस समय बहुत थी, तो वो लाइट ऑफ डिविनिटी चाहते थे। तो हमने कहा आप आ जाइए घर। हम घर में बैठे, वो कपल भी जो है फैमिली वे में थी, हमने उन्हें लाइट ऑफ डिविनिटी दी। बात आई गई हो गई, 8-9 महीने निकल गए। फिर एक फोन आया कि पुणे से कोई फैमिली शिफ्ट हुई है जो गुरुजी से साल भर पहले जुड़ी थी, पुणे में सत्संग होने शुरू हुए थे, तो उनका फोन आया कि वो भी बात करना चाहते हैं। तो इम्प्रॉम्प्टू निकला कि चलिए आप आ जाइए, तो हम सत्संग करते हैं। और जो वो पहले जो कपल आया था, मैंने उनको भी फोन किया। तो ये 3 फैमिली हमने फिर अहमदाबाद में थोड़ा सा सत्संग करना शुरू किया। धीरे 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 अहमदाबाद में सत्संग जब बढ़ते गए और बहुत लोग जुड़ गए, और पुरानी संगत भी, साहू अंकल मिल गए वहां पे, बहुत लोग जुड़ गए। और उस मतलब हम सब के जीवन में जो है ना वो मंथली, और उसके बाद में लगभग हर दूसरे संडे का सत्संग एक तरीके से रूटीन बन गया। ऐसे में ये जो फैमिली पुणे से शिफ्ट हुई थी, भगत अंकल और उनकी फैमिली, इनके साथ में हम लोग जरा ज्यादा क्लोज आ गए। तो अब मेरा ट्रांसफर आउट होने का टाइम हो रहा था अहमदाबाद से, और अहमदाबाद में कुछ वो हेरिटेज वॉक वगैरह शुरू हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दोनों फैमिली मिलकर के एक कोई हेरिटेज वॉक करेंगे। तो जैसे जिस संडे को हमें जाना था, उससे पहले प्लान आउट करने के लिए मेरी वाइफ ने उनकी वाइफ को फोन किया फ्राइडे को कि क्या प्लान है। तो उनकी बड़ी दबी सी आवाज आई कि नहीं नहीं, हम हॉस्पिटल में बाद में बात करते हैं। तो पता चला अंकल को, नलिन अंकल को गॉल ब्लेडर में स्टोन्स हैं, और तुरंत जो है डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना है। तो हम लोग भी ऐसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी होती है जॉब में। तो नलिन अंकल, उनकी वाइफ और उनकी बेटी भी थी। तो मैंने कहा चलो हम जो है ना हॉस्पिटल जाएंगे अगले दिन ऑपरेशन के टाइम पे, ताकि कुछ भी अगर मदद वगैरह चाहिए हो तो हम वहां पे रहेंगे। तो सैटरडे ऑपरेशन होना था। फ्राइडे रात को या सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी जो है वो मूंज की एक चारपाई, मूंज जो होती है रस्सी से बंधी हुई चारपाई पे बैठे हुए हैं, और उनके पास में एक बहुत बड़ा सा लठ पड़ा हुआ है, मतलब एक तरीके से खड़ा सा लठ रखा हुआ है, और सामने एक काला लबादा ओढ़े हुए कोई आकृति भी उसी मूंज की चारपाई पे बैठी हुई है। और इतना स्टिलनेस है फ्रेम में कि मतलब सोते सोते भी मुझे लग रहा है कि ये मतलब जैसे पिक्चर फ्रीज हो जाती है, ऐसे पिक्चर फ्रीज क्यों हो रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं है। और इतने में गुरुजी ने फट से वो लट उठाया और उस आकृति को मारा, और वो आकृति नीचे गिर गई, और मेरी आंख खुली और मैंने देखा इट वॉज 5:50 इन द मॉर्निंग। अब मेरे को बड़ा थोड़ा सा अजीब सा हो गया, क्योंकि जो वहम नहीं करना है गुरुजी कहते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल हम लोगों का वो होता है कि ब्लैक जो है उसे हम हमेशा निगेटिव चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, जो यम है उसका कलर भी ब्लैक है। तो दिमाग में सारे उल्टे सीधे विचार चल गए, बट मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। हम हॉस्पिटल चले गए। वो शेल्बी हॉस्पिटल में अहमदाबाद के एडमिट थे, और शेल्बी काफी अप मार्केट काइंड ऑफ हॉस्पिटल है। तो उनकी मदर इन लॉ भी आ गई थी, वो भी गुरुजी की बहुत भगत हैं, और जस्ट प्री ऑपरेटिव रूम से बाहर हम लोग बैठे हुए थे, और अंकल को हाय बाय हमने किया, उनको प्री ऑपरेटिव रूम में ले गए। और इतने में जो है, अहमदाबाद में आप गुजराती सुनोगे लोगों को आपस में बात करते हुए,
उसके अलावा, क्योंकि मैंने कहा वो बड़ा अप मार्केट सा हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप इंग्लिश सुनोगे ये आप सोच सकते हो। तीसरे नंबर पे हिंदी आएगी, पंजाबी का आना जरा मुश्किल है। और हमको शब्द सुनाई देता है, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। और मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, क्योंकि मैं बड़ा अपने आप को मानता हूँ कि मैं रूल्स बड़े फॉलो करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये आंटी जो हैं, मतलब जो अंकल की जो मदर इन लॉ आई हैं, वो ठीक है, बहुत वो हैं, डिवाउट हैं, बट ये इतनी जोर से मंदिर में शब्द लगाने की थोड़ी जरूरत है, और लोग डिस्टर्ब होंगे। हॉस्पिटल में शब्द इतनी जोर से लगा रखा है, बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, कोई अभी ऑब्जेक्ट करेगा, ये वो। मैं ये सब सोच रहा हूँ, इतने में जो है वो आंटी मुझे कहती है कि ये आपने शब्द लगा रखा है। और अब हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये शब्द लगा किसने रखा है। तो थोड़ी से देश पास में एक दूसरे व्यक्ति हैं, अगेन ऐसा मतलब उस हॉस्पिटल में जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ प्लेस टाइप से, बहुत ही सिंपल व्यक्ति, लंबे चौड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और छोटा सा फोन, मतलब जो वो पुराने वो नोकिया 1100 टाइप के नहीं चलते थे, वो फोन। और वो बोल रहे हैं जी ये मैंने लगा रखा है, अगर आपको परेशानी हो तो मैं बंद कर दूं। हमने कहा, हम लोग बड़े खुश हुए कि ये तो गुरुजी की प्रेजेंस है। हमने कहा ना ना ना, बंद मत कीजिए, चलने दीजिए। और साहब हम जो है मनी मन में वो उसका प्रसाद, शब्द का प्रसाद लेने लगे। वो शब्द कब खत्म हुआ, कब वो व्यक्ति वहां से चले गए, किसी को नहीं पता चला। और थोड़ी देर में वो डॉक्टर बाहर आए कि जब उन्होंने गॉल ब्लैडर निकाला तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, वो कुछ वो तरीका होता है कि भाई ये निकला है करके, तो उन्होंने वो दिखाए स्टोन्स। तो वो स्टोन्स का कलर और वो जो आकृति का लबादे का कलर था मेरे सपने में, वो एकदम आइडेंटिकल। और मेरे को बड़ी तसल्ली हुई कि गुरुजी ने जो है कष्ट काट दिया। और फिर शाम को जब हम अंकल को बाद में जब होश आया, शाम को मिलने की बात आई, तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से, या हम लोग थे वहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट उठते ही पहला शब्द जो उनका ये था कि ये आप लोगों ने इतनी जोर से क्यों शब्द लगा रखा था। तो वो भी मतलब गुरुजी की, मतलब जो आशीष कहा जाए, आशीर्वाद कहा जाए, वो अपरंपार है। गुरुजी की महिमा का, गुरुजी की कृपा का, कृपा प्रसाद का जो बखान किया जाए, जितना किया जाए वो बहुत कम है। केवल इतनी गुजारिश है कि हम उनकी, उनके प्रेम, उनकी कृपा के लायक बने रहें। जो वो कहते थे, अहंकार ना हो, अब नीवा होकर के चली, वो रहें। क्योंकि अहंकार कोई जरूरी नहीं कि पैसे का हो, या प्रतिष्ठा का हो, या पद का हो। कभी कभी वो इंटेग्रिटी का भी हो सकता है, कभी कभी वो कैरेक्टर का भी हो सकता है, और ऐसे में बहुत ठोकर लगती है। तो गुरुजी हमें अपने कृपा प्रसाद के लायक बनाए रखें, हमारी गलतियों को माफ करें, और हमें गलतियां, हमारा रास्ता ऐसा रखें कि हमसे गलतियां ना हो। आज ये सत्संग मैं आउट ऑफ ब्लू कर पाया, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। गुरुजी की जय, और सभी संगत को नमस्कार। जय गुरुजी।